हेलो एवरीवन, दिस साइड एडवोकेट जितेंद्र यादव। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। इससे पहले हमने क्लास 6 में देखा था सेक्शन 204 से लेकर सेक्शन 371 सीआरपीसी का, और हमने अभी तक 6 क्लास अटेंड करी हैं। इनमें हमने सीआरपीसी के स्टेप बाय स्टेप यानी टॉप 50-50 करके हमने स्टेप बाय स्टेप्स ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जिन्होंने इससे पहले की सीरीज़ नहीं देखी है वो सीरीज़ जाके देख लें, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। इसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए गए हैं ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अचीव करके एटलीस्ट आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें। तो बिना कुछ देर के हुए हम आज शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास यानी क्लास 7, जिसमें आज सीआरपीसी के सेक्शन 372 से लेके 484 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक आज की क्लास में हम अटेंड करेंगे। सो बिना कुछ देर के हुए क्वेश्चन 1 से हम शुरू करते हैं। एक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्ध किया गया और 1 माह के कारावास से दंडित किया गया, क्या ए अपील कर सकता है? इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जूम करके। हाँ जी, तो क्या ए अपील कर सकता है? इसमें ऑप्शन 1 है नहीं, अपनी अपील नहीं कर सकता है, यानी कि अपनी लिखा यहाँ अपील होगा, टाइपिंग एरर है। ऑप्शन 2 है ए सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है। ऑप्शन 3 है एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील कर सकता है। 4 ए उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो इसका राइट आंसर गैस करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, ए सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है। मैं इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बता दूं, आप लोगों के ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना है, एटलीस्ट प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो सिलेक्टेड चीज़ों के लिए रामबाण ये साबित हो सकता है। तो इसको दोस्तों इसको भूलना नहीं है। जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ उनको नोट कर लीजिएगा और इस पर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है सीआरपीसी 1973 की निम्न धाराओं में से कौन धारा कहती है कि जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो कोई अपील का ना होना? तो इसका ऑप्शन 1 देखते हैं, सेक्शन 372 सीआरपीसी का। ऑप्शन 2 सेक्शन 373, ऑप्शन 3 375, ऑप्शन 4 377। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 372। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 घ के अधीन पारित दंडादेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374 के अंतर्गत अपील दाखिल की गई है, तो अपील का निपटारा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पे आप वेरी इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेंगे हम। इसके 4 ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है ए अपील दाखिल करने की तारीख से 6 माह के भीतर। ऑप्शन 2 ऐसी अपील दाखिल करने की तारीख से 3 माह के भीतर। ऑप्शन 3 ऐसी अपील दाखिल करने की तारीख से 9 माह के भीतर। ऑप्शन 4 युक्त अवधि के भीतर। तो इसका राइट आंसर होगा ऐसी अपील दाखिल करने की तारीख से 6 माह के भीतर अपील का निपटारा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश अपनी अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करेगा यानी करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी कि 373 में सत्र न्यायाधीश अपनी न्यायालयीय शक्ति का प्रयोग करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पीड़ित व्यक्ति न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इसमें राइट आंसर हम देखते हैं किसमें नहीं कर सकता है। पीड़ित व्यक्ति न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता है किसमें? तो इसका राइट आंसर देखिए आप। ऑप्शन 1 है जब न्यायालय ने अभियुक्त को दोष मुक्त किया हो। ऑप्शन 2 जब न्यायालय ने लघुतर आरोप के लिए उसे दोषी पाया हो। ऑप्शन 3 जब न्यायालय द्वारा अपर्याप्त क्षतिधन हो
देने का आदेश दिया हो। ऑप्शन 4, जब न्यायालय द्वारा अपर्याप्त दंडादेश दिया गया हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जब न्यायालय द्वारा अपर्याप्त दंडादेश दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 6, सत्र न्यायालय दोष सिद्ध के विरुद्ध अपीलीय शक्ति का प्रयोग दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, सेक्शन 374। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, जहाँ सत्र न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति को दोषी होने के अभिवचन पर दोष सिद्ध किया है, तब वह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 उसका राइट आंसर होगा। वह अपील दंड के परिणाम या वैधता के बारे में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नेक्स्ट, एक महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा चोरी के एक अभियुक्त को 3 माह के साधारण कारावास व 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा उक्त निर्णय की अपील की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, अपील नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल कितने रुपए का अर्थदंडादेश देता है तो उसके विरुद्ध अपील नहीं होगी, यानी कि 100 रुपये। यानी कि एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अगर 100 रुपये का अर्थदंडादेश देता है तो उसकी अपील नहीं हो सकती। याद रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा धारा 138 यानी पराक्रम में लिखित अधिनियम के संबंध में पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील हो सकेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सेशन न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति आदेश के विरुद्ध अपील होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सत्र न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल कितने का? तो इसका राइट आंसर होगा 100 रुपये। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13, महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील होगी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, सत्र न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ए यानी कि आ एवं बा एक साथ विचारण किया जाता है, जिसमें आ को जो सज़ा दी जाती है वह अपील योग्य नहीं है, किंतु बाकी सज़ा अपील योग्य है। क्या आ अपनी सज़ा के विरुद्ध अपील कर सकता है? जल्दी से गैस करिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं ऑप्शन 3, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, कर सकता है, यानी कि आ अपनी सज़ा के विरुद्ध अपील कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विचारण न्यायालय अभियुक्त को दंडित करने के उपरांत उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(3) के अंतर्गत कब जमानत पर रिहा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, यदि अभियुक्त जमानत पर है वह उसे 3 वर्ष के अनधिक की सज़ा दी गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। कथन ए, आपराधिक न्यायालय के निर्णय पुनर्विलोकन हेतु प्रावधान जीवन एवं स्वतंत्रता के संपक संरक्षण के लिए आवश्यक है। तो इसके कारण को हम देख लेते हैं। ये इस अवधारणा पर आधारित है कि न्यायाधीश व एवं मजिस्ट्रेट भ्रमित नहीं है। तो इसका कूट देखते हैं। तो इसका
आंसर है ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन कारण जो है यानी कि आर का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 है क्वेश्चन नंबर 16 का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी दांडिक अपील में अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है एवं उसके नज़दीकी रिश्तेदार अपील को जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें कितनी अवधि के अंदर आवेदन देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निर्देश किया जा सकता है किसको? उच्च न्यायालय को या उच्चतम न्यायालय को? ऑप्शन 3 है सत्र न्यायालय को। ऑप्शन 4 है उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 उच्च न्यायालय को। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उसको आप नोट्स पे कहीं नोट कर लीजिएगा, ताकि आप एटलीस्ट एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले भी आप रिवाइज़ कर लें तो आपको क्विकली सारी चीज़ों का रिवीजन हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा उपचार दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधानिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा पुनर्विलोकन, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत एक सेशन न्यायालय किसी अधिनियम, अध्यादेश अथवा विनियम की विधि मान्यता के संबंध में उच्च न्यायालय को निर्देश कर सकता है जिसका अवधारणा मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है? तो इसका हम राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 396, सीआरपीसी सेक्शन 398, सीआरपीसी सेक्शन 366, सीआरपी सेक्शन 395। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सीआरपीसी की धारा 395। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जब उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश अपनी अधिकारिता के अधीन किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्यवाही के अभिलेख को परीक्षण करने हेतु मंगाता है तो इसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन 1 है निर्देश, ऑप्शन 2 है पुनर्विलोकन, ऑप्शन 3 है पुनरीक्षण, ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होता है, ज़रा गैस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी पुनरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण की शक्ति से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम देखते हैं ऑप्शन 2 401 यानी कि 401। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेक्शन तो आपको लास्ट का याद रखना। सीआरपीसी में एक्चुअली होता क्या है कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो सेक्शन 1 से लेके 200 तक तो बड़ा अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन बाकी के सेक्शन जब तक लास्ट तक आते आते सीआरपी सेक्शन बड़े गोल मोल हो जाते हैं, कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। स्पेशली 300 से लेके 484 के सेक्शन तो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, और जिसमें से अब जो ट्रेंड चल रहा है कमीशंस का, चाहे किसी भी स्टेट का हो, वो सीआरपीसी के क्वेश्चंस अब लास्ट से भी उठाने लगा है। तो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, और ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम लास्ट के सेक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन 1 है उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन 2 है सेशन न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन 3 है अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा यदि उसे सेशन न्यायाधीश द्वारा उस मामले का अंतरण किया गया हो, या ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए
तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन 4, दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में संपरिवर्तित नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसको हम देखते हैं निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा मैच नहीं है। इनमें से कोई 3 मैच होंगे, कोई एक नहीं है। जो नहीं होगा हमें उनमें से देखने हैं कौन कौन से नहीं होंगे। या तो तीनों या तो चारों अनमैच होंगे, यानी कि मैच में नहीं होंगे, या कोई एक मैच में होगा, तीनों मैच में नहीं होंगे। इस टाइप से इनको मिलाया गया है। तो देखते हैं क्या है। उच्च न्यायालय को निर्देश सही है। ऑप्शन 2 है उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ, ये भी सही है। ऑप्शन 3 है अपीलों का उपशमन, ये नहीं है, अपीलों का उपशमन नहीं है। और चौथा है दोष सिद्धि से अपील 374, ये सही है, यानी कि ऑप्शन 3 अपीलों का उपशमन ये मैच नहीं कर रहा है। और इसको आप गैस करिएगा, यानी कि अपने दिमाग में इसको सॉल्व करिए अपीलों का उपशमन कहाँ है, और इसको कहीं से भी आप देख के इसको नोट करिएगा। जितना आप इसको सर्च करेंगे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आवेदन पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 भारत के महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में मामलों और अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आवेदन पर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, या तो ऑप्शन 2 है या अथवा 3 दोनों के, यानी कि भारत का सॉलिसिटर जनरल भी है और ऑप्शन 2 है भारत का महान्यायवादी। सॉरी ये आंसर थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। इसका ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों होंगे, यानी कि भारत का न्यायवादी भी होगा। ऑप्शन 3 है हितवत पक्षकार भी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। का चोरी का अभियुक्त है गिरफ्तारी के पश्चात 90 दिन निरोध में रखा जाता है, दोष सिद्धि होने पर 1 वर्ष का कारावास दिया जाता है। क्या वह 90 दिन की मुजरई का दावा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। हाँ, ऑप्शन 1 है इसका, हाँ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में वादों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन 2 धारा 408 के अंतर्गत सेशन न्यायाधीश की शक्ति का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 407 यानी कि 407 संबंधित है, किससे संबंधित है इसको देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा मामलों एवं अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। जिस स्त्री को मृत्युदंड दिया गया है यदि वह स्त्री गर्भवती है तो उच्च न्यायालय उचित समझे तो क्या क्या है देखते हैं। ऑप्शन 1 है दंड आजीवन कारावास में बदल सकता है। ऑप्शन 2 है दंड को निष्पादन का आदेश दे सकता है। ऑप्शन 3 है बच्चे के जन्म के पश्चात मामले को पुनः सुन सकता है। ऑप्शन 4 है राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि वह दंड का निष्पादन मुलतवी किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गैस करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 दंड आजीवन कारावास में बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मृत्यु दंडादेश की दशा में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति निहित है, किसमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों में निहित है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सीआरपीसी के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 समुचित सरकार। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। समुचित सरकार एक अभियुक्त की मृत्युदंड की सज़ा का किसी अन्य सज़ा में लघुकरण कर सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बिना अभियुक्त की सहमति से। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्षों के कारावास में लघुकृत कर सकती है। ऑप्शन 1 है 20 वर्ष, ऑप्शन 2 है 18 वर्ष, ऑप्शन 3 है 14 वर्ष, ऑप्शन 4 है 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 14 वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चा लॉ कर लेता है, पेरेंट्स सारा कुछ करने के बाद उसको आजीवन कारावास में ये पता नहीं होता कि आजीवन कारावास कितने सालों का या कैसे क्या होता है। तो आजीवन कारावास का आपको डिटेल पूरी पता होनी चाहिए कि अगर किसी को आजीवन कारावास की सज़ा मिली है तो अगर कोई इसको लघुकृत कर सकता है तो वो 14 वर्ष तक का कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो उसमें से देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अग्रिम जमानत बिल्कुल मैच नहीं करता। अग्रिम जमानत जो है वो सेक्शन 438 में होता है सीआरपीसी के। अपील का संक्षिप्त निस्तारण ये सही है। दोष मुक्ति की स्थिति में अपील 375 में होती है, 378 में होता है ये, और उच्च न्यायालय को समझ ये होता है 395 में। तो ये ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सेक्शन 436A दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जमानत पर छोड़ने के लिए कारावास की अवधि का न्यूनतम समय होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप देख के ज़रूर जाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अधिकतम कारावासीय अवधि का 1/2 यानी कि आधा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। किस प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष मुक्त करते समय उसकी उच्चतर न्यायालय में उपस्थिति हेतु उसे बंद पत्र लेना अपेक्षित है। यानी ऑप्शन 1 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439, ऑप्शन 2 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436A, ऑप्शन 3 है दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 436, ऑप्शन 4 है दंड प्रक्रिया की संहिता 437 का यानी कि ए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 दंड प्रक्रिया की संहिता 437A। क्वेश्चन नंबर 39 दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 438 के अधीन जमानत देने का क्षेत्र अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मजिस्ट्रेट के न्यायालय को, यानी सेशन न्यायालय भी उसका क्षेत्राधिकार में आता है। अग्रिम जमानत दे सकता है, उच्च न्यायालय भी दे सकता है, मजिस्ट्रेट का न्यायालय नहीं दे सकता अग्रिम जमानत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जो कि उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद अग्रिम जमानत से संबंधित है। तो अग्रिम जमानत से कौन सा वाद संबंधित है। जोगिंदर वाला, यानी कि ऑप्शन 4 जोगिंदर ऑफ जिंदी बनाम हरियाणा राज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आप इसको डालिएगा ज़रूर। जो स्टूडेंट मेंस देंगे वो इस केस को याद कर लें। और इस एमसीक्यू में बहुत सारे केस दिए गए हैं जो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस टॉपिक में वो केस डाल सकते हैं ताकि आपकी मेरिट इंप्रूव हो, आपको उस क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स मिलें। क्वेश्चन नंबर 41 है दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 438 में अग्रिम जमानत निम्न किस प्रकार के अपराधों के लिए है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 गैर जमानती अपराधों के लिए। जो संगीन और गैर जमानती होते हैं उनके लिए अग्रिम जमानत का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 42 है अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष, उच्च न्यायालय के समक्ष, सत्र न्यायालय के समक्ष। ऑप्शन 4 है 2 और 3 दोनों। यानी कि अग्रिम जमानत या तो उच्च न्यायालय के समक्ष की जाती है या सत्र न्यायाधीश के समक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 2 और 3 दोनों ऑप्शन हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद अग्रिम जमानत से संबंधित है।
एक तो जोगिंदर वाला था, एक और वाद है जो अग्रिम जमानत से संबंधित है, वो है आपका ऑप्शन 3 दिनेश डालमिया बनाम CBI। ये दोनों केस आप इसमें अग्रिम जमानत में डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, धारा 438 यानी कि 438 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जमानत पर छोड़े जाने का निर्देश देने का क्षेत्राधिकार है। ये क्वेश्चन देखो बार बार आ रहा है हमारे MCQ में, बस क्वेश्चन घुमा दिया गया है बार बार, आंसर सबके सेम है। क्षेत्राधिकार जरूर पूछा जाता है अग्रिम जमानत का, किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है कमीशन आपसे। बस आपको याद रखना, क्षेत्राधिकार सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय को है अग्रिम जमानत देने का। या आप अच्छे से याद, किसी को नहीं है, मजिस्ट्रेट को नहीं है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को नहीं है, सेशन न्यायालय को है और हाई कोर्ट को है। क्वेश्चन इसका राइट आंसर हम कर लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत जमानत निरस्त करने का क्षेत्राधिकार निहित है किसमें? ऑप्शन 1 सत्र न्यायालय में, ऑप्शन 2 उच्च न्यायालय में, ऑप्शन 3 मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, ऑप्शन 4 केवल 1 और 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 केवल 1 और 2। आप ये नोटिस कर रहे होंगे किस तरीके से क्वेश्चंस घुमा घुमा के कमीशन पूछ सकता है। इसलिए टारगेट फॉर IQ टीम ने भी क्वेश्चंस को इस सीक्वेंस में लगाया है कि आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाए, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हों उसका आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, प्रतिभूति पत्र के जब्त होने के पहले यदि प्रतिभू की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपदा पर उत्तरदायित्व किसका होगा? उसका किसका होगा या उसका दायित्व होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन ऑप्शन 1 है समाप्त नहीं होगा, ऑप्शन 2 है समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन 3 है न्यायालय को किस प्रभाग का परिहार करने का विवेकाधिकार है, ऑप्शन 4 इस हेतु का उपबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा उसका उत्तरदायित्व समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा यानी कि 46 यानी 446 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किया गया आदेश निम्न में से किसके समक्ष अपीलीय होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सेशन न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, विचारण की संपत्ति के बाद दंड न्यायालय संपत्ति के निराकरण के लिए आदेश दे सकता है, क्या सही नहीं है? ऑप्शन 1 है नष्टीकरण द्वारा, ऑप्शन 2 है राजसात द्वारा, ऑप्शन 3 है कब्जे के अधिकृत व्यक्ति को कब्जा प्रदाय करके, ऑप्शन 4 है संपत्ति के स्वामित्व पर व्यक्ति के स्वत्व की घोषणा करके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 संपत्ति के स्वामित्व पर व्यक्ति के स्वत्व की घोषणा करके। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता कौन सा उपबंध अपील से संबंधित नहीं है? क्वेश्चंस पूछते क्या थे पहले कि कौन सा अपील से संबंधित है सेक्शन, अब पूछने लगे कौन सा नहीं है। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्ज़ाम प्रेशर में ये नहीं वर्ड लास्ट के ऑप्शन आते आते भूल जाते हैं कि क्वेश्चंस में नहीं भी पूछा गया है, और जल्दी में कम टाइम की वजह से एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से वो गलत कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि धारा 450 अपील संबंधित नहीं है। धारा 86 में भी अपील हो सकती है, धारा 449 में भी अपील हो सकती है, धारा 454 में भी अपील हो सकती है, लेकिन अपील का उपबंध 450 में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, जो कि हमारी क्लास 7th का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, यानी कि कल हमारी क्लास 8 चलेगी जिसमें हम 51 से लेके 100 MCQ इन्हीं सेक्शंस के बीच की यानी कि सेक्शन 372 से लेके 484 का कवर करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा की गई अनियमितता कार्रवाई को दूषित नहीं करेगी? ऑप्शन 1 है भरण पोषण के लिए आदेश देना, ऑप्शन 2 है सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग करना, ऑप्शन 3 है सह अपराधी को क्षमादान करना, ऑप्शन 4 है किसी अपराधी का संक्षिप्त विचारण करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सह अपराधी को क्षमादान करना।
तो आज हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक जो टॉप एमसीक्यू बन रहे थे सेक्शन 372 से 484 तक, वो हमने कवर किए हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक, उसमें भी टॉप 50 एमसीक्यूज़ होंगे, वो हम करेंगे। गाइज़ मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ और इस चीज़ को आप ध्यान रखे जाइएगा कि इस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं और आप इस सिचुएशन में अच्छा स्कोर अचीव करके प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें आप ये सब चीज़ें देख के जाइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम नेक्स्ट क्लास अपनी 7 देखेंगे।